अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज हम एक ऐसा केस डिस्कस करने वाले हैं जो कि हम 9th क्लास और 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। कुछ लोगों को ये कन्फ्यूजन होती है कि किस केस में हमारे पास वोल्टेज डिवीजन रूल लगना है और किस केस में हमारे पास करंट डिवीजन रूल लगना है। तो मैं आज आपको इसकी बेसिक्स बताने वाला हूँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रा गौर से देखिएगा। पहला केस हमारे पास आता है रेजिस्टेंस इन सीरीज़। जब हमारे पास रेजिस्टेंसेस सीरीज़ में लगी होंगी, ठीक है। अब सीरीज़ में लगने से क्या मुराद है? सीरीज़ में लगने से मुराद है कि हमारे पास ये एक रेजिस्टेंस है और एक ये रेजिस्टेंस है। ये इस तरीके कार से जुड़ी हुई हैं आपस में कि इनका एक पॉइंट तो सेम है, एक पॉइंट तो सेम है, लेकिन ये जो इनके दूसरे दो एंड्स हैं वो कहीं और जुड़े हुए हैं, वो कहीं और जुड़े हुए हैं, ठीक है। और इसके साथ ये लाजमी याद रखना है कि जो जिस पॉइंट पे ये जुड़े हुए हैं, इधर कोई और वायर ना कहीं जा रही हो यहाँ से, ठीक है। यहाँ से कोई और अगर निकल के जा रही हो, यहाँ पे अटैच कर दे, तो ये दोनों आपस में सीरीज़ में नहीं रहेंगी। समझ आ रही बात की? तो सीरीज़ में अटैच होने की ये कंडीशन हमारे पास कि इनका एक एंड जो है ना वो यहाँ पर जुड़ा हुआ हो, एक ही जगह पे जुड़ा हुआ एक पॉइंट पे, और दूसरे दो एंड्स जो हैं वो कहीं और जा रहे हों, ठीक है। और अगली जो इसकी असल पहचान है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ये आप पढ़ सकते हैं यहाँ से कि एक ही रास्ता होगा, रास्ता एक ही होगा, इसी वजह से करंट सेम रहेगा तमाम रेजिस्टेंस में से। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास वोल्टेज सोर्स लगा है। लेट से यहाँ से आई नॉट कोई करंट था जो कि यहाँ से गुजरेगा। अब देखें यहाँ से गुजर गया, रास्ता एक ही है, उसी रास्ते में से करंट गुजरेगा ना, क्योंकि करंट एक बहते हुए पानी की तरह है। पानी क्या करता है? जिधर उसको रास्ता मिलता है वो उसी तरफ बहना शुरू कर देता है। तो करंट भी बिल्कुल हमने इसी तरह लेना है कि जिधर से उसको रास्ता मिलेगा उसने उसी तरफ जाना है। अब इसके पास एक ही रास्ता है, तो वो क्या किसी और जगह जा सकता है? नहीं ना जाएगा। तो इसमें से भी उतना ही करंट गुजरेगा, इसमें से ही उतना ही करंट गुजरेगा। तो ये इसकी असल पहचान है कि जब भी हमारे पास तमाम रेजिस्टेंसेस में से एक ही करंट बह रहा हो, तो हमने क्या कहना है कि वो रेजिस्टेंसेस किस तरह लगी हुई हैं, आपस में सीरीज़ में लगी हुई हैं। अच्छा, जब इस तरह के केस में हमें पता चल गया है कि रेजिस्टेंसेस अब सीरीज़ में लगी हुई हैं, तो वहाँ पे क्या अप्लाई होगा? वोल्टेज डिवीजन रूल। समझ आ रही बात? मगर हमने देखा कि जब रेजिस्टेंस सीरीज़ में लगी होती है, हमने ये देख लिया, अभी ऑब्जर्व कर लिया, करंट थ्रो R1 इज इक्वल टू करंट थ्रो R2। मगर देखने वाली बात, ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है, हम क्यों कह रहे हैं यहाँ पे वोल्टेज डिवीजन रूल लगेगा? मगर वोल्टेज तकसीम हो जाएगी। जब भी करंट किसी भी रेजिस्टेंस से गुजरता है तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल ड्रॉप ज़रूर होता है, जो कि हम ओहम लॉ की मदद से मालूम कर सकते हैं। ओहम लॉ क्या था? बेसिकली V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाकर हम लोगों ने उसको जगह इक्वल लगाया और अपनी तरफ से कांस्टेंट R लगा दिया। R क्या कहते हैं हम लोग? उसकी रेजिस्टेंस होती है जहाँ से वो करंट गुजर रहा है। तो V इज इक्वल्स टू आई आर, हमें पता है ओहम्स लॉ होता है। इसमें V क्या है? उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप होने वाला पोटेंशियल। V क्या है? उस रेजिस्टेंस के क्रॉस ड्रॉप होने वाला पोटेंशियल। I क्या है? उस रेजिस्टेंस से गुजरने वाला करंट। R क्या है? उस रेजिस्टेंस की कीमत, उस रेजिस्टेंस की वैल्यू, ठीक है। तो V इज इक्वल्स टू आई आर लगा के हम इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं। यानी कि अगर हमें पता हो यहाँ से कितना करंट गुजर रहा है और इस रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें पता हो, तो हम इसका पोटेंशियल बता सकते हैं, इसमें से कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है। ठीक होगी बात? अच्छा, हमें इतना पता चल चुका है कि जब भी सीरीज़ में रेजिस्टेंस लगी होंगी तो करंट सेम होगा और वोल्टेज क्या हो जाएंगे? डिवाइड हो जाएंगे, यानी तकसीम हो जाएंगे। अब हम देखते हैं कि हमारा वोल्टेज डिवीजन रूल क्या कहता है, इसको मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, इसके फार्मूलाज क्या हैं। हम ये देखते हैं कि जब हमने V1 फाइंड करना है, V1 है क्या चीज़? R1 ये था, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो क्या है? V1 है, ठीक है। V1 कैसे फाइंड होगा? देखें मैंने क्या लिखा है, R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। R1 कौन सी वाली रेजिस्टेंस है? जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस मैं पोटेंशियल फाइंड करना चाहता हूँ, ऊपर वही रेजिस्टेंस आएगी, नीचे जितनी रेजिस्टेंस सीरीज में लगी हुई हैं उन सब का क्या आ जाएगा? सम आ जाएगा। याद रहेगा? आगे क्या है? मल्टीप्लाई बाय टोटल वोल्टेज। उन तमाम रेजिस्टेंसेस को कितनी टोटल वोल्टेज मिल रही है जो कि वो जुड़ी हुई हैं सीरीज़ में, ठीक है। ये V1 के लिए सेम एज इट इज़ V2 के लिए यही टेक्निक याद रखनी है। V2 के लिए हमने इस रेजिस्टेंस के लिए हमने R2 के लिए क्रॉस फाइंड करने हैं, क्या कहते हैं? वोल्टेज ड्रॉप। तो क्या करेंगे? V2 इज इक्वल टू R2 ऊपर लिखेंगे, R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई बाय टोटल इसका
जो प्रोवाइड कर रहे हैं वोल्टेज। समझ आ गई होगी आपको। अगली बात यह है कि रेजिस्टेंसेस अगर सीरीज़ में लगी हैं तो उनको हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड कर सकते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता क्या है बेसिकली। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एक ऐसी रेजिस्टेंस होती है, वो कहता है कि कम्प्लेक्स सर्किट जैसे कि आपको दिया गया हो, लेट से कोई डिफरेंट टाइप्स की जुड़ी हुई है रेजिस्टेंस, तो हम कहते हैं अगर उन तमाम कम्प्लेक्स रेजिस्टेंस को हम छुपा लें, उसकी जगह मैं एक रेजिस्टेंस लगाता हूँ, ठीक है, तो उस रेजिस्टेंस की वैल्यू उन तमाम रेजिस्टेंस की वैल्यू के बराबर आएगी। तो वो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम जो एक रेजिस्टेंस उन सब की जगह पे लगाता हूँ उसको कहते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कैसे करते हैं, जब सीरीज़ के केस में होगा क्या होगा, हम सीधा सीधा उनको ऐड करते जाएंगे। जितनी भी रेजिस्टेंसेस हमारे पास सीरीज़ में लगी हैं उनको हम क्या कर देंगे, सीधा सीधा ऐड करते जाएंगे। ये आपको फार्मूला नज़र आ रहा होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको रेजिस्टेंसेस जब सीरीज़ में लगी होंगी तो ये मालूम हो जाएगा कि क्या चीज़ हमारे पास डिवाइड हो रही है और क्या चीज़ हमारे पास सेम रह रही है। वोल्टेज रूल की भी समझ आ चुकी होगी, वोल्टेज डिवीजन रूल की। चलें अब आपको मैं एक छोटी सी एग्जांपल से समझाता हूँ कि हमारे पास लेट से हमारे पास टोटल वोल्टेज 40 वोल्ट्स है, ठीक है, और R1 की वैल्यू 2 ओम है और R2 की वैल्यू हमारे पास 3 ओम है, ठीक है, और इसमें से गुजरने वाला करंट जो है वो I0 है, ठीक है। तो हमें पता है वोल्टेज डिवीजन रूल में हमें करंट की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए करंट को फिलहाल छोड़ दो। ये हमारे पास एग्जांपल है। तो मैं फाइंड करना चाहता हूँ V1 और V2 की वैल्यू। एज इट इज़ मैंने इनकी वैल्यूज़ उठा के इस फार्मूले में पुट कर दी, आपके सामने आंसर आ रहे हैं। देखें V1 के लिए R1 की रेजिस्टेंस क्या थी, 2 ओम को ऊपर रखा, ठीक है, बाकी दोनों रेजिस्टेंस को नीचे सम ले लिया, मल्टीप्लाई बाय टोटल वोल्टेज 40 थी, इसको सॉल्व किया तो आंसर 16 वोल्ट आता है। V2 भी एज इट इज़ R3 को ऊपर रखा, R3 की वैल्यू क्या थी 3 ओम, नीचे उनको ऐड कर दिया, मल्टीप्लाई बाय टोटल वोल्टेज इज इक्वल्स टू आंसर आ गया 24 वोल्ट्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस टॉपिक की अब समझ आ चुकी होगी। चलते हैं अब अपने अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है हमारा रेजिस्टेंस जब पैरेलल में लगी होंगी, यानी कि हमने जब करंट डिवीजन रूल लगाना है, ठीक है। करंट डिवीजन रूल कब लगता है, जब हमारा करंट डिवाइड होता है और पोटेंशियल सेम रहता है। इसकी असल पहचान क्या है, जितनी भी रेजिस्टेंस लगी हैं इस सब की साइड वाले पॉइंट्स, ये वाले पॉइंट्स, एक ये साइड वाला पॉइंट है और एक ये साइड वाला पॉइंट है। ये जो साइड वाले पॉइंट्स हैं ना, इन सब के आपस में कॉमन होने चाहिए। क्या होने चाहिए, कॉमन होने चाहिए, ठीक है। ये मत समझ लेना कि ये दोनों पॉइंट्स आपस में कॉमन होने चाहिए, नहीं, ये वाले पॉइंट्स आपस में कॉमन होने चाहिए और ये वाले पॉइंट्स आपस में कॉमन होने चाहिए। इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा, जितना भी इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल ड्रॉप है उतना ही इन दोनों के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा, ठीक है। यानी कि इन दोनों रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्या है, सेम हो रहा है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं करंट इधर से जब आ रहा था तो एक ही रास्ता था, लेकिन जब यहाँ पे पहुँचा अब दो रास्ते हैं करंट के पास, एक इधर आगे जा रहा है, एक इधर नीचे आ रहा है, ठीक है। तो दो रास्ते आगे हमारे पास, तो अब दो जगह रास्ता मिल रहा है करंट को, तो दोनों जगह जाएगा। अब यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि इधर कितना करंट आएगा और इधर आगे सीधा कितना करंट जाएगा, ठीक है। I1 और I2, टोटल करंट क्या था I0, इधर जो इस ब्रांच में से गुजरा है R1 में से वो I1 है, R2 में से जो गुजरा है वो I2 हो जाएगा। ये फाइंड करने के लिए हमारे पास है करंट डिवीजन रूल। जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया था वोल्टेज डिवीजन रूल के लिए ये फार्मूला है, सेम उसी तरह हमारे पास करंट डिवीजन के लिए भी ये फार्मूलाज हैं। लेकिन इनमें फ़र्क क्या है, मैंने आपको बताया था जब हमने वोल्टेज डिवीजन रूल लगाया था तो जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस हम वोल्टेज फाइंड करना चाहते थे, ड्रॉप फाइंड करना चाहते थे, कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ है, उसी रेजिस्टेंस को उठा के हम लोग ऊपर पुट करते थे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं R1 में से गुजरने वाला करंट फाइंड करना चाहता हूँ तो मैं R1 की रेजिस्टेंस नहीं लूँगा बल्कि R2 की रेजिस्टेंस पुट करूँगा ऊपर। ये बात काबिल गौर है, ज़रा दोबारा सुन लीजिए। अगर मैं R1 में से गुजरने वाला करंट फाइंड करना चाहता हूँ तो मैं रेजिस्टेंस कौन सी यूज़ करूँगा, R2 की, ठीक है। बाकी सारा फार्मूला एज इट इज़ है, मल्टीप्लाई बाय टोटल करंट। I2 के लिए अगर R2 में से मैं गुजरने वाला करंट फाइंड करना चाहता हूँ I2, तो मैं रेजिस्टेंस कौन सी ऊपर लिखूँगा, R1। दैट्स इट। अब हम चलते हैं एक छोटी सी एग्जांपल की तरफ ताकि हमें समझ आ जाए कि करंट डिवीजन रूल इस्तेमाल कैसे करना है। लेट से हमारे पास 40 वोल्टेज हमारा जो है सोर्स है वोल्टेज का और ये हमारा टोटल करंट है, ठीक है। मान लो टोटल करंट हमारे पास क्या आ रहा है, मान लो मैं जस्ट अज्यूम कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मैंने एग्जैक्ट इसकी वैल्यू नहीं निकाली टोटल करंट की, जस्ट अज्यूम कर रहा हूँ कि I0 हमारे पास कितना आ रहा है 6 एम्पेयर। तो इधर कितना करंट आएगा और इधर कितना करंट आएगा, फार्मूले के हिसाब से इनमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। I1 के लिए यानी कि इसके लिए मैं ये वाली रेजिस्टेंस पुट करूँगा। I1 के लिए मैंने ऊपर 3 ली,
नीचे उनका सम मल्टीप्लाई बाय टोटल करंट 3.6 एम्पेयर आ गया। I2 के लिए मैंने वो वैल्यू पुट की तो इसी तरह ये 2.4 एम्पेयर आंसर आ गया। अब चलते हैं कि रेजिस्टेंसेस अगर पैरेलल में जुड़ी हुई हैं तो उनके लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड की जाएगी। इनके लिए हमने क्या करना है कि 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2, और अगर ढेर सारी लगी हैं इसी तरह प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 एंड अप टू सो ऑन चलता जाएगा, ठीक है। और कुछ लोग इसको डायरेक्टली इस फार्मूला से फाइंड कर लेते हैं। देखें ये फार्मूला कहीं कोई नई थ्योरी नहीं है या कहीं और से नहीं निकाला गया, इसी में से ही ऑब्जर्व किया गया। अगर आप देखें इनका क्या लें एलसीएम, ठीक है, ऊपर क्या आ जाएगा R1 प्लस R2। अब इसको उल्टा दें तो क्या बन जाएगा R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 मल्टीप्लाई बाय R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ चुकी होगी। और इस केस में एक और काबिल गौर बात है कि वोल्टेज ड्रॉप R1 इज इक्वल्स टू वोल्टेज ड्रॉप R2। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो पोटेंशियल ड्रॉप R1 के क्रॉस होगा वही पोटेंशियल ड्रॉप R2 के क्रॉस होगा, ठीक है। जज़ाकल्लाह। अगर किसी को कुछ समझ ना आया हो तो वो मुझसे रब्ता भी कर सकता है, मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर भी दे रहा हूँ।